Hello everyone, welcome to this particular video. In this video, we are going to talk about the PYP's previous year paper for 2025. We will try to understand that what are the questions which are being asked from the current affairs of finance or some static questions which are being directly asked from finance. Okay. So I hope ये वाली वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा input मिलेगा that yes, these are the type of questions that are being asked in the examination. What is the mindset of the examiner when they set the question and all such thing. एक होगा इसमें फाइनेंस करंट अफेयर यानी कि डायरेक्टली न्यूज़पेपर में से क्वेश्चन पूछा गया है द न्यू थिंग्स विच आर गोइंग टू बी विच आर बीइंग टेकन इनटू अकाउंट जो कि न्यूज़पेपर में आई हुई हैं ठीक है दोज आर पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स व्हेन आई से दैट इट इज अ स्टैटिक क्वेश्चन दैट मीन्स कि इसका कोई भी बैकग्राउंड माइंडसेट एग्जामिनर का करंट अफेयर से नहीं था इट वाज डायरेक्टली आस्किंग अबाउट द कंसेप्ट ठीक है आपको कुछ फैक्ट्स के बारे में पता है जो कि आपको पता होना चाहिए बीइंग एन एस्पिरेंट ऑफ द आरबीआई ग्रेड बी थर्डली होगा दैट करंट बेस्ड स्टैटिक क्वेश्चंस यानी कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड कुछ करंट अफेयर में न्यूज थी एंड इंस्टेड ऑफ आस्किंग अबाउट द न्यूज दे हैव आस्क्ड अबाउट द बैकग्राउंड उन्होंने कुछ बैकग्राउंड के बारे में बात करी इंस्टेड ऑफ दैट दे हैव आस्क्ड समथिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ठीक है सो दैट वुड बी करंट बेस्ड स्टैटिक क्वेश्चन ठीक है तो हमारे ये तीन तरह के क्वेश्चन रहेंगे इन दिस पर्टिकुलर पीवाईपी लेट्स सी दैट हाउ द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इसमें हम फेज 1 और फेज 2 दोनों के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन योर पीवाईपी ऑफ 2025 तो ये 2025 का पीवाईपी है ऑफ फेज 1 का है ये वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट फेज 1 और इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं जीए सेक्शन में फाइनेंस करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी होते हैं सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस ठीक है धीरे धीरे देखते हैं दैट व्हाट आर द क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सो इट इज इजी फॉर अस टू रिकॉग्नाइज तो ये देखिए पहला क्वेश्चन आया है हमारे सामने दैट इज एज ऑफ 2025 हाउ मेनी डिपार्टमेंट डज आरबीआई हैव तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है आरबीआई इज अ रेगुलेटर और आरबीआई के एग्जाम के लिए ही आप प्रिपेयर करें सो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द आरबीआई एज अ रेगुलेटर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट तो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स पूछे गए हैं आपसे यहाँ पर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट आर द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स ठीक है इट इज प्योरली स्टैटिक क्वेश्चन है इसके एग्जामिनर का माइंडसेट कुछ भी नहीं था कि करंट अफेयर में इससे रिलेटेड कोई बात हुई इट इज प्योरली स्टैटिक क्वेश्चन आगे देखते हैं चलिए डिस्कस करते हैं ओके देन वी हैव अनदर क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया अंडर कंपनीज एक्ट इसमें ये क्या पूछ रहे हैं कि कब इंप्लीमेंट किया था सीएसआर को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी को ठीक है तो ये भी एकदम प्योरली स्टैटिक बेस्ड है इससे भी रिलेटेड कोई न्यूज नहीं आई थी इट इज अगेन प्योरली स्टैटिक बेस्ड और हमें पता होना चाहिए दैट व्हेन द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी वाज एस्टैब्लिश्ड तो ये अप्रैल 1 2014 में है हुई थी एस्टैब्लिश तो आप इस पीवाईपी को थोड़ा कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग भी लेके जा सकते हैं कि सीएसआर कब इंप्लीमेंट हुआ था राइट तो आगे चलते हैं ये भी पढ़ लेते हैं अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो सो व्हाट दे आर आस्किंग इज अंडर 135 सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट सीएसआर प्रोविजन अप्लाई टू द कंपनीज ठीक है तो नेटवर्थ कौन कौन सी कंपनीज पर अप्लाई होता है जिन कंपनीज की नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है और उनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उन कंपनीज पर इट इज मैंडेटरी तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है बहुत कम होता है कि रेपिटेटिवली एक ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाए सेम कंसेप्ट रिपीट किया जाए बट अगेन दिस इज अ चांस की बात होती है कभी कभार पूछ लेते हैं ठीक है आगे देखते हैं यस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ आरबीआई यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन काफी बार आ चुका है 24 23 में भी आया था और ये 25 में भी पूछ लिया इसमें इन्होंने क्या पूछ लिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वालिटी डायमेंशन का कौन सा पैरामीटर नहीं है दे आर आस्किंग नॉट तो यहाँ पर एक्सेस टू फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स ये एक्सेसिबिलिटी का पार्ट है ठीक है ना कि क्वालिटी का सो दैट इज द रीजन दिस इज द करेक्ट आंसर इन दिस ठीक है तो इस तरह के फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स से भी काफी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे हुए तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इज वन ऑफ द अगेन स्टैटिक पोर्शन है ये आपका और क्योंकि आरबीआई कंडक्ट करता है ये पर्टिकुलर इंडेक्स मैनेज करता है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एनीथिंग विच इज बीइंग डन बाय आरबीआई यू मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ इट क्योंकि आप एग्जाम किसके लिए प्रिपेयर करें आरबीआई के लिए तो यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ दिस ठीक है आगे देखते हैं प्योरली स्टैटिक क्वेश्चन था इससे
करंट अफेयर का ये है कि हर साल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में अपडेशन होती है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, तो आपको इसके बारे में पढ़ के जाना ही जाना है फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, आगे देखते हैं व्हाट एल्स डू वी हैव। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस बार कम थे इन फेज 1 फॉर द फाइनेंस करंट अफेयर एज कंपेयर टू 2024। जी, ये देखिए एक और क्वेश्चन आया है, दैट इज हु साइंड एन एग्रीमेंट विद द इंफोसिस फॉर द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इट इज प्योरली न्यूज़पेपर से रिलेटेड है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, एंड दिस इज कंपनीज लेवल और बैंकिंग लेवल हम कह सकते हैं कोलैबोरेशन है विच इज हैपनिंग बिटवीन वन कंपनी एंड वन ऑफ द पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मास्टर कार्ड है उन्होंने कोलैबोरेट किया था विद द इंफोसिस, राइट, तो ये इन्होंने डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया। नो कंसेप्ट, जस्ट प्योर फैक्ट। ये जनरली आपका जीए का पार्ट होता है, जनरल अवेयरनेस का, पर कभी कभी हम इसे फाइनेंस करंट अफेयर्स में भी कवर कर लेते हैं, तो दैट इज द रीजन आप इस तरह की न्यूज़ेस को एज एन अपॉर्चुनिटी समझिए वेयर इन दे आर आस्किंग सम फैक्ट्स। ठीक है, सिर्फ डायरेक्टली फैक्ट्स पूछ रहे हैं, कोई कंसेप्ट नहीं पूछ रहे आपसे। ठीक है, आगे देखते हैं। जी, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या पूछ लिया, दैट व्हाट आर द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक इज कंसिडर्ड एज अ डिफरेंशिएटेड बैंक बाय द आरबीआई। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक काफी न्यूज में था, राइट, एंड इसके रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा हम कहेंगे डायरेक्शंस इन्होंने दोबारा से रिवाइज करी थी, अपडेट करी थी, सो दैट इज द रीजन। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ लिया, 3 स्टेटमेंट दी हुई है, राइट। इन्होंने क्या क्या पूछा, that they accept all the deposits, fixed or recurring deposits. The minimum paid up capital required for setting up a small finance bank is 300 crore or 60% of their adjusted net bank credit must be 60% to the priority sector. तो ये सारी ही स्टेटमेंट करेक्ट थी, दे ऑल वर राइट। ठीक है, और ये आप कब सॉल्व कर पाएंगे, जब आपको पता होगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक की क्या डायरेक्शंस हैं। तो डायरेक्शंस वाज इन न्यूज and that is the reason that these are being asked. Okay, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे फ्रॉम द न्यूज। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च द आरबीआई ई रूपी। ठीक है, आरबीआई की डिजिटल रूपी ई रूपी लॉन्च की गई थी, किसी एक प्लेटफॉर्म ने लॉन्च की थी सबसे पहले। सो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। तो देखिए आरबीआई से रिलेटेड कोई भी अगर कोलैबोरेट कर रहा है, कोई भी साथ दे रहा है आरबीआई का in expanding the financial literacy, in expanding the financial inclusion, in fostering the digitalization, all these things are very important. So that is the reason इनका देखिए माइंडसेट कैसा है कि इन्होंने आरबीआई के गोल के साथ कौन सा प्लेटफॉर्म अलाइन कर रहा है, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा। यस, दिस इज प्योरली करंट अफेयर क्वेश्चन है, फाइनेंस करंट अफेयर से पूछा गया है, एंड यस द राइट आंसर वाज पेटीएम। ठीक है, हमारा यहाँ पर जो मकसद है या फिर गोल जो है, इट इज नॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द राइट आंसर, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द माइंडसेट। कुछ करंट अफेयर से पूछा, और देखिए अभी तक सारे आरबीआई से रिलेटेड ही क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं, नथिंग हेयर एंड देयर। ठीक है, देन कम्स वेंचर कैपिटल फंड्स, हु इज द रेगुलेटरी बॉडी। तो वेंचर कैपिटल फंड का कौन रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, फाइनेंस करंट अफेयर की जब मैं बात करती हूँ तो दैट मीन्स एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल सिस्टम, whosoever is a part of it, that becomes a financial system. तो फाइनेंशियल सिस्टम में आपके फाइनेंशियल मार्केट भी आती है, एंड हु इज द रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, सेबी। जस्ट लाइक दैट फाइनेंशियल सिस्टम में तो आपके पेंशन सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर भी आता है, तो पेंशन और इंश्योरेंस दोनों के कौन है, पीएफआरडी और आईआरडीए। सो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर फाइनेंस बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर्स, और सेबी अगेन आपके सिलेबस में है एज अ रेगुलेटर, और इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, एंड हेंस द डायरेक्ट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस दैट व्हाट इज द हु इज द रेगुलेटर ऑफ वेंचर कैपिटल फंड। अगर आप डेली विजन में पढ़ते हैं दैट व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी रेगुलेटर, यू विल बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज सेबी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, नथिंग डिफिकल्ट, और अगेन स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था, नथिंग वाज देयर विद रिलेटेड टू न्यूज, प्योरली स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। देन कम्स योर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट,
इसके बारे में क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट, आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई है। अगर आपने फाइनेंस का सिलेबस अच्छे से कवर किया है, यू मस्ट हैव रेड अबाउट द BSBD अकाउंट, ठीक है। और इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक हम कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर्टिकुलर में आपको 5 स्टेटमेंट दी गई थी इन ऑर्डर टू चेक दैट वेदर यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट और नॉट, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन कौन से थोड़ा सा ट्रिकी किया हुआ है ना यहाँ पर। सेकंड, अगर आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे, इट इज सेइंग द BSBD अकाउंट होल्डर्स कैन अवेल द चेक बुक फैसिलिटी मैंडेटरीली। अब यहाँ पर इन्होंने शब्द क्या यूज कर लिया, मैंडेटरीली। देखिए मैंडेटरीली कुछ नहीं होता, बैंक्स की पॉलिसी पे डिपेंड करता है वेदर दे आर गिविंग दिस चेक पॉलिसी और नॉट। ऑब्वियसली द कस्टमर्स आर बीइंग गिवन विद द ऑप्शंस कि आपको चेक चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंडेटरीली का मतलब हो गया कि आप उन्हें जबरदस्ती देंगे ही देंगे, ठीक है। इट इज नॉट लाइक दैट, बैंक पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है और कस्टमर चॉइस पे भी डिपेंड करता है वेदर यू वुड लाइक टू यू नो टेक दिस पर्टिकुलर वी कैन से सर्विस और नॉट, राइट। इसी तरह से एक और क्वेश्चन यहाँ पर स्टेटमेंट जो थी गलत थी, दैट इज BSBD अकाउंट आर ऑफर्ड ओनली बाय द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो ये भी गलत है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ही नहीं, बहुत अदर तरह के बैंक्स भी दे कैन ऑफर द BSBD अकाउंट, राइट। आगे चलते हैं। I'm pausing my video for a while. Let's say I just need to connect my charger with the system. Okay. Yes. So let's continue with our discussion. आगे देखते हैं. How many pillars are there in the free AI framework launched by India for the ethical AI governance? Free AI framework आपको RBI ने launch करके दिया था, right? In 2025. This was one of the important topic. Even as a teacher, I studied and I taught students regarding this, and I said that yes, एक direct question यहाँ से expected है, and you can see that free AI से direct question आया था. They simply asked that what are the 4 pillars. तो अगर आप ऐसी news which are very important and which are being guided by your mentor or teacher, तो वो आपको साथ के साथ बताते हैं that yes, this is the particular framework or news which can be asked in your examination. तो उनके experience पे थोड़ा rely करें. And yes, this particular question was asked in the examination and it was very easy for the students. Why? Because that was in news. तो 4 pillars थे free AI में, ठीक है, which were inclusivity, transparency, accountability, safety and security. ठीक है, तो यही 4 pillars थे जिनकी बात कर रहे थे. ओके, आगे चलते हैं. Let's see how many things do we have. Okay. Then आगे Green Climate Fund approved 200 million for the Indian Green France facility, a clean energy program led by which organization? तो देखिए ये international organizations which are collaborating with India and their respective funds for a climate change. तो देखिए RBI as a regulator, their mindset is also on the climate change. वो अपने MPC में भी बात करते रहते हैं that climate related financial risk आ सकता है. However, देखिए हमें mindset तो पता चल गया examiner का that yes, they are thinking about the climate as well and they are thinking about asking the question regarding the same as well. So instead of just asking directly what RBI is doing, they are asking about the international organization which are collaborating with India, right? So इससे related again ये current affair based है, पर थोड़ा थोड़ा इसका ground touch होता है in the finance as well. So that is the reason ADB is the right answer. ये news में था and purely current affair है. Instead of asking a we can say conceptual question, they have asked you the current affair question. ठीक है, आगे चलते हैं. Which of the following are the qualitative tools used by the RBI? देखिए for money supply, right? So ये बहुत ही important role है RBI का to manage the money supply in the economy. और उससे related आपको सारे tools पता होने चाहिए which are being used by the RBI in order to manage the money supply. So there are 2 type of tools that are being used broadly by the RBI. One is qualitative and other one is quantitative. So qualitative tools आपको पता होने चाहिए which are them, right? So these were the 3 qualitative tools which are being
used by the RBI. So you have to recognize among these 5 options, right? So देखिए बहुत ही easy question है. If you are preparing for the RBI, make sure that you are knowing everything regarding the RBI, their roles, responsibility, what are the things that they do on a daily basis. All such things must be clear to you. What are the enhanced UPI transaction limit as per the RBI guidelines? RBI guidelines के regarding, they have enhanced the UPI transaction which can be foster the transaction made by the customers. ठीक है, तो उससे कस्टमर को कोई इनकन्वीनियंस ना हो, एंड देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ लिमिट विच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द लिमिट टू मेक द यूपीआई पेमेंट्स ऑन अ डेली बेसिस. तो इन्होंने इनहांस करी थी लिमिट. ऑब्वियसली इट इज प्योरली न्यूज से क्वेश्चन पूछा गया है, फाइनेंस करंट अफेयर से पूछा गया है. नो स्टैटिक, सिंपल स्टैटिक फैक्ट पूछा गया है आपसे, दैट व्हाट इज द लिमिट. सो 2 लाख फॉर जनरल एंड 5 लाख फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन. तो ये इस तरह के क्वेश्चन विच आर बीइंग डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम द फाइनेंस करंट अफेयर. ठीक है, तो न्यूज में अगर मैं बाकी स्टूडेंट्स की बात करूं विच वर प्रिपेयरिंग फॉर द 2025, दे मार्क दिस क्वेश्चन एज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन इन द लिस्ट, राइट. सो देख लीजिए ऐसे कुछ न्यूज़ेस होती हैं विच आर वेरी इजी टू बी सॉल्व्ड, राइट. मैच द करेक्ट पेयर ऑफ लोन्स लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द अर्बन हाउसिंग अंडर डिफरेंट टियर्स ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. तो यूसीबीज की मास्टर डायरेक्शंस है, उसमें पर्टिकुलरली अगर आपको पता होगा देयर इज अ लोन which can be given by UCBs based on their tier capital. Okay, so there is tier 1 category of UCB, there is tier 2 category of UCB, there is tier 3 category of UCBs. ठीक है, 2, 3 and 4 category of UCB. Depending upon what is their size, right, they can give a particular loan type. तो ये पहले से ही मास्टर डायरेक्शन में गिवन था. आई नो दिस वन इज ट्रिकी क्योंकि एक टाइम पे आपसे 3 फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं, राइट. But this is again doable if you are following finance current affairs and the directions of the RBI related to each and every banking system. You would be able to solve this question. ठीक है, तो इसमें जो correct option था that was 1. That is, this is the correct match here. Okay, क्योंकि 4 or 3 UCBs are the big one UCBs, so they can give larger level of loan for the housing loan. Okay, so let's just move ahead with next question. Now since 2004, RBI has stopped using new licenses for which type of banks? ये जो particular news थी, this particular news was asked from the MPC, Monetary Policy Committee में. They have specified कि अब हम क्या करेंगे, UCBs को लाइसेंस देना शुरू कर देंगे, ऐसा RBI ने कहा था in their MPC, Monetary Policy Committee. बहुत ही recent committee थी just before the examination. In that they asked that बताइए हमने UCBs के लाइसेंस कब से बंद किए हुए हैं, राइट. तो 2004 से उन्होंने बंद किए हुए थे. तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग अबाउट द ईयर, दे हैव आस्क्ड अबाउट द बैंक कि कौन से बैंक के हमने लाइसेंसेस बंद किए हुए थे सिंस 2004. तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन गया. देखिए अब एमपीसी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वी कैन से कमेटी ऑफ द आरबीआई, अगर वहां पर कोई डिस्कशन होती है, अगर वहां पर कोई चेंज होता है तो वो आप एमपीसी जरूर पढ़ के जाएंगे. एमपीसी से डायरेक्ट क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस 2026 एग्जामिनेशन, एमपीसी आप सबसे रिसेंट वाली और उससे पहले वाली जरूर याद करके जाएंगे अच्छे से. व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर बीइंग यूज्ड बाय द आरबीआई इन देयर मीटिंग. Okay, then question number 41, as per the recent RBI guidelines, what is the net worth requirement for an entity applying to become a payment aggregator? Again, this was in news. They, changed the वर्थ रिक्वायरमेंट ऑफ द पेमेंट एग्रीगेटर. ठीक है, पेमेंट एग्रीगेटर की इन्होंने रिक्वायरमेंट चेंज करती थी, नेटवर्थ चेंज करती थी, एंड दैट वाज चेंज टू 15 करोड़. तो देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया, ना इधर उधर की बात करिए, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है. सो इट इज प्योरली फाइनेंस करंट अफेयर क्वेश्चन. आगे देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली डू वी हैव. ओके, ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको आरबीआई भी दिया हुआ है. अगर आपको पता होगा कि आरबीआई कौन सा सर्वे पब्लिश करता है कौन सा नहीं, तो यू कैन इजिली एलिमिनेट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. जस्ट लाइक दैट, अगर आपको सेबी के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होंगी, यू विल बी इजिली एलिमिनेट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इवन इफ यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट और नॉट कि एनएसओ करता है कि नहीं. अगर आपको बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, यू वुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजिली. सो इसीलिए मैं कह रही हूँ दैट यू as a aspirant must be aware of that what exactly all the department ministries are working on. तो वो डिस्टिंग्विशनेस वो आप में पता होनी चाहिए.
Then comes FEPA. FEPA initiative is aimed at improving the financial literacy among which of the following. देखिए आरबीआई बहुत ही ज्यादा काम करता है टुवर्ड्स फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करता है. अपार्ट फ्रॉम दिस क्लाइमेट बेस्ड फाइनेंशियल रिस्क पे बहुत ज्यादा फोकस करता है. राइट. इट इज न्यू बट आरबीआई स्टिल वर्किंग ऑन इट. राइट. तो फेपा यानी कि फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव. ठीक है. तो इसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछा नॉट फ्रॉम देयर रेगुलेटरी बॉडी दैट इज आरबीआई से इनिशिएटिव से नहीं पूछा. व्हाट आर अदर इनिशिएटिव. तो दिस इज फॉर एडल्ट पॉपुलेशन, फार्मर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड आशा वर्कर्स. सो दे हैव आस्क्ड द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव. ये किसको केटर करते हैं. ठीक है. तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग by other, we can say other department as well and other government authorities as well for the financial inclusion and literacy. It's not just, we can say, limited to the RBI. So anything which is being mentioned in your syllabus, that becomes very important. Doesn't matter what is the level of that particular initiative. ठीक है. आगे देखते हैं. यस. अगेन एक यूपीआई लिमिट से क्वेश्चन पूछा गया है that what is the limit for investment और capital expenditure to be made using UPI limit. मैंने आपको बताया था यूपीआई की लिमिट इन्होंने काफी चीजों में चेंज कर दी थी. राइट. तो इन्होंने डायरेक्टली एक और क्वेश्चन पूछ लिया है रिगार्डिंग योर यूपीआई लिमिट्स. सो सी आपको एक न्यूज से ही दो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए. सो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. फाइनेंस करंट अफेयर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू टू स्टडी द फाइनेंस करंट अफेयर्स. ठीक है. उसके बाद आपसे क्या पूछा गया that which of the following data is being released by the RBI on a daily basis. क्या पूछा है कि कौन सा ऐसा डेटा है which is being released by RBI on a daily basis. ठीक है. तो weighted average rate, call money weighted average rate is the kind of rate which is being updated by RBI on a daily basis. ठीक है. तो ये एक ऐसा डाटा है जो कि डेली अपडेट होता है. CRR का डेटा आरबीआई नहीं डेली रिलीज करती, एचएलआर का भी नहीं करती. बैंक रेट इज बिंग चेंज्ड इन एमपीसी एंड एमएसएफ भी चेंज होता है एमपीसी में ही आफ्टर एवरी 2 months. ठीक है. सो जस्ट लाइक दैट दिस इज अ पर्टिकुलर आंसर. तो आपको अगर बाकी सब पॉइंट्स के बारे में पता है, यू वुड बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बाय एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड से यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. राइट. तो ये कैसा क्वेश्चन था. दिस वाज प्योरली स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन. ये प्योरली स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था कि आपको आरबीआई के बारे में कितना पता है कितना नहीं. राइट. आगे बात करते हैं. आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम 2021 कैन द ऑम्बड्समैन कैन बी अपॉइंटेड फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी इयर्स. तो ये पर्टिकुलर जो चीज थी वो न्यूज में नहीं थी. However, there was a report which was released by the RBI for the RBI Ombudsman scheme. ठीक है. RBI Ombudsman की रिपोर्ट RBI जो है रिलीज करता है. And instead of asking about any report, they have asked about the ombudsman officer. Officer की कब कब reappointment होती है. So after every 3 years, the appointment is being done. ठीक है. तो ये डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया. तो ये कैसा था क्वेश्चन. करंट अफेयर बेस्ड स्टैटिक क्वेश्चन. ठीक है. बेजल 3 की एप्लीकेबिलिटी पूछ ली है. वेरी इजी. देखिए बेजल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप में से कुछ स्टूडेंट ने पढ़ा होगा बेजल 3 तो आपको भी पता है कि बेजल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है. राइट. तो ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि बेजल 3 से आपसे पूछा गया है क्वेश्चन एंड अगेन दे हैव आस्क्ड कि किसके ऊपर एप्लीकेबल है. सो ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स पर दिस इज एप्लीकेबल. ठीक है. एक्सेप्ट आरआरबी, पेमेंट बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स. आगे देखते हैं. ओके. दिस वाज अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द आरबीआई सर्कुलर. देखिए डायरेक्ट पूछा गया है तो न्यूज से रिलेटेड है, फाइनेंस करंट अफेयर से रिलेटेड है. जरूर ये फाइनेंस करंट अफेयर सेशंस में कंप्लीट कवर्ड किया होगा. एंड व्हाट इज द बैलेंस रिक्वायरमेंट और द टारगेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा अंडर द स्कीम ऑफ डीआरआई. तो यहाँ पर 1% ऑफ द टोटल एडवांसेस ऑफ द बैंक. तो ये प्योरली कुछ नहीं पूछा इन्होंने, फाइनेंस करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है which is being set again by the DRI scheme by the RBI. ठीक है. DRI scheme क्या कहती है. It is provide the credit
at a concessional rate of interest to the economically weaker section of the society. तो उनके लिए क्या है, ये टारगेट सेट हुआ है that at least बैंक कोई भी हो 1% अपना जरूर देगा towards this particular part of the society. तो ये कुछ इस तरह से इसके बारे में इंफॉर्मेशन, अगर आपको ये पीवाईपी चाहिए है तो यू कैन ऑलवेज गेट इट एट फ्री ऑफ कॉस्ट बाय जस्ट फिलिंग द गूगल फॉर्म फिल कीजिए, यू विल गेट इट. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज आर एलिजिबल टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ सारफेसी. सारफेसी एक्ट की अगर मैं बात करूं, दिस इज रिगार्डिंग द loans which are being given by the bank and now they are not able to recover the money from. ठीक है, तो ये जो सारफेसी एक्ट है बैंक को अलाउ करता है टू सीज द एसेट, जो बोरोवर है उसकी एसेट को सीज कर दे और उसको सेल भी कर सकते हैं इन द मार्केट. तो उसी के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कर सकते हैं, राइट कौन सी ऐसी एंटिटी है जो अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सकती है. दैट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसी. ठीक है, ये क्या करती है, बैंक के बैड लोन्स लेती है एंड देन उन्हें रिकवर करती है, उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करती है एंड ट्राई टू रिकवर इट. सो दिस इज अगेन वेरी वी कहेंगे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था. इट वाज नॉट इन न्यूज, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, स्टैटिक क्वेश्चन था, नॉट इन न्यूज. ओके, तो यही आपका तरीका होना चाहिए. और स्टैटिक देखिए अच्छा बैलेंस बना के जाएंगे करंट अफेयर्स का और स्टैटिक का, देन नथिंग वुड बी वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, एक अच्छा बैलेंस क्रिएट. और जब आप एक एक्सट्रीम पॉइंट ले लेते हैं कि सिर्फ करंट अफेयर ही हम प्रिपेयर करके जाएंगे और सिर्फ स्टैटिक ही करके जाएंगे, तब वहां पर गड़बड़ होती है. देन दैट इज अ problematic situation. Which of the following statement are correct regarding the India's performance in the global innovation index? देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में फाइनेंस करंट अफेयर में बहुत ही डिटेल्ड में कवर किया गया था एंड दीज आर सम ऑफ द रिपोर्ट इनपुट्स. तो ये आपको स्टार्टिंग में बता दिए गए थे. एंड whosoever have covered this particular global innovation index 2025 they would be able to answer it. तो आपको इससे क्या पता लगता है दैट फाइनेंस करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने, राइट. तो ये भी न्यूज में था, डायरेक्टली न्यूज में से पूछा गया. लेट्स जस्ट टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन. राइट, what is the minimum net worth of SRO under the SEBI's guidelines? ठीक है, सेबी ने SRO के लिए कुछ गाइडलाइंस निकाली थी, राइट. सो दे हैव आस्क्ड दैट व्हाट इज द मिनिमम नेट वर्थ. तो देखिए करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, फाइनेंस करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है एंड यू मस्ट बी अवेयर कि कितना नेट वर्थ चाहिए इन ऑर्डर टू ओपन अ SRO. ठीक है, तो दैट इज 25 करोड़. So you must be aware of these kind of functions as well and these kind of changes as well. तो मैंने आपको बताया सेबी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछते हैं इन द एग्जामिनेशन, चाहे वो कोई भी रेगुलेटरी बॉडी हो. Again, this is one question which is being asked from the RBI. They are saying which of the following parameter is updated by the RBI on a daily basis. ठीक है, कौन से ऐसे पैरामीटर है जो डेली बेसिस पे अपडेट किया जाता है by the RBI. So what was that? That is again weighted average call money rate. पता नहीं यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं ऑप्शंस, बट दैट इज अ ग्लिच. लेट्स जस्ट लीव दैट. और इसमें आंसर अगेन देखिए रिपीटेटिव क्वेश्चन अभी हमने ऊपर पढ़ा था, कौन सा ऐसा डाटा है जो आरबीआई रिलीज करता है. एंड अगेन दे आस्क दैट व्हाट इज द रेट व्हिच इज बीइंग अपडेटेड बाय डेली ऑन अ डेली बेसिस, अपडेटेड बाय आरबीआई ऑन अ डेली बेसिस. सो अगेन दैट इज वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट, WACR. तो देखिए अगर आपको क्लैरिटी है अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आरबीआई, आरबीआई क्या रिलीज करता है, क्या पब्लिश करता है, क्या नहीं करता, सो यू वुड बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, just like that we have 75th question. ठीक है, what is the authorized capital of India's infrastructure finance company limited? ठीक है, अब India's infrastructure finance company limited again बहुत ही important company है. Why? Because they work for the infrastructure sector of the economy. तो इनकी क्या ऑथराइज कैपिटल है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट. अगेन ये स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है which is being asked in the examination, that is 10,000 crore. Right, आगे देखते हैं what do we have. So right, what is the approximate per day gross transaction volume in India's capital market as per the latest data? अब क्या पूछ रहे हैं आपसे कि पर डे में कितनी ग्रॉस पेमेंट हुई है, ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है इन द इंडियंस. ठीक है, तो कौन सी ग्रॉस ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन, यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया. यस, ये बताया हुआ.
कैपिटल मार्केट में ये बात कर रहे हैं कि कैपिटल मार्केट में कितना ग्रॉस ट्रांजैक्शन वॉल्यूम हुआ है। तो अगर अगेन आप सेबी की लेटेस्ट डेटा पढ़ते हैं, यू वुड बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो 3 लाख करोड़ इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं व्हाट डू वी हैव। ये लास्ट 80th क्वेश्चन था, ठीक है, which says which fintech company launched the UPI powered physical bank branch and ATM accepting cash in Koramangala, Bengaluru along with the no fee UPI credit card। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने न्यूज़पेपर से क्वेश्चन निकाला है, दैट इज फाइनेंस करंट अफेयर प्योरली। दे आर आस्किंग ऐसी कौन सी कंपनी है, फिनटेक कंपनी। देखिए फिनटेक बहुत इन है नाउ डेज। फिनटेक इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्टर विच इज ग्रोइंग और ऑल्सो ग्रोइंग द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो इनका जो रोल है वो इंक्रीज होता जा रहा है एंड इट इज बिंग ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय द आरबीआई इन देयर स्पीचेज एज वेल। तो ऐसी कौन सी फिनटेक कंपनी है जिन्होंने यूपीआई पावर्ड फिजिकल बैंक ब्रांच निकाला है और एटीएम भी निकाला है। So that becomes a very big innovation by that particular fintech company। तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए था, that is Slice। आपको अगर फ्यूचर में फाइनेंशियल ईयर 26 का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, so make sure that you don't miss these kind of pioneered news of the finance current affairs। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट 80th क्वेश्चन ऑफ द फेज 1। अब हम फेज 2 की बात करेंगे, विच आर बीइंग आस्क्ड इन द फेज 2। फेज 2 में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए इन्होंने हमें पहला पैराग्राफ दिया। पैराग्राफ में इन्होंने हमें बताया दैट एक पर्टिकुलर एंटिटी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का काम करती है। इसको ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहा जाता है, विच वाज द 5th बॉडी। इतने में ही आपको पता लग जाना चाहिए दैट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अभी सबसे लेटेस्ट बना है और इट इज द 5th AIFI ऑफ इंडिया इज द NAPFID। तो इसमें पूछने में और इसमें हम कहेंगे ढूंढने में आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। वाई? बिकॉज इट इज वन ऑफ द बेसिक थिंग विच हैज बीन आस्क्ड from you। every aspirant was able to solve this। क्यों? क्योंकि उनके बेसिक और उनका स्टैटिक क्लियर था। तो ये प्योरली स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। इन्होंने एक एंटिटी के बारे में फीचर्स बताए एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द एंटिटी। ठीक है, तो AIFI यानी कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनके फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन उसी पैसेज के बेस पर इन्होंने कहा दैट विच ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेट दैट पर्टिकुलर एंटिटी। तो NAPFID को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। अगेन आपको आरबीआई से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है, नथिंग आउट ऑफ योर सिलेबस। एवरीथिंग विच एवर बीइंग आस्क्ड इन योर दिस एग्जामिनेशन इज प्योरली सिलेबस बेस्ड। आपसे सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पूछा गया है। अगेन एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें दे आर टॉकिंग अबाउट वन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। एक इलेक्ट्रॉनिक अनोनिमस ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर देखिए उसका रोल बता दिया, उसका फंक्शन बता दिया कि वो क्या है, किस तरह का प्लेटफॉर्म है, एंड नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई इट। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात बोलिए यहाँ पर सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक। तो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है विच इज सिस्टम विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू एंटिटीज होल्डिंग दिस पर्टिकुलर अकाउंट? तो वो कोई नहीं है, negotiated dealing system order matching system है which is being used by the RBI in order to match the request of the order। ठीक है, NDSOM बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन ये स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था, इट वाज नॉट इन न्यूज। ठीक है, डायरेक्टली आपके स्टैटिक से पूछा गया। तो क्योंकि सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई से रिलेटेड है, सो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर आरबीआई इट मस्ट बी कवर्ड बाय यू। ठीक है, आगे देखें, विच एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म? NDSOM की ही बात करें, उसी पैसेज से रिलेटेड वो कह रहे हैं ये प्लेटफॉर्म में सेटलमेंट करता कौन है? So this is one entity which is CCIL, which is being again recognized by the RBI for the clearing and settlement of the transactions। So देखिए अगर आपको अच्छे से क्लियर है स्टैटिक, you would be able to answer the question from the phase 2 also। ठीक है, उसके बाद आपसे ये एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, बट लेट मी टेल यू दैट दिस वाज अ फाइनेंस करंट अफेयर क्वेश्चन। फाइनेंस करंट अफेयर क्वेश्चन। अब देखिए क्योंकि पहले दो क्वेश्चन स्टैटिक वाले बेस्ड थे एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम थॉट कि पहले दो स्टैटिक बेस्ड थे, तो इसमें भी कुछ हिंट होगा इस पर्टिकुलर पैसेज में। बट रीडिंग दिस पर्टिकुलर पैसेज वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर स्टूडेंट्स, राइट? तो मेक श्योर दैट यू रीड द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट फर्स्ट एंड देन यू मूव टू द क्वेश्चन। अगर आपको लगता है क्वेश्चन रिक्वायरमेंट पढ़ के यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन, सिंपली टिक द क्वेश्चन और डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग द पैसेजेस, राइट? अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये पैसेज से रिलेटेड है और
fillers are being given in the passage, you will try to read the passage first and then you will answer it. ठीक है, तो ऐसी कुछ टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं that you can follow in order to save your time. तो ये डायरेक्टली इनवीड से रिलेटेड था, यानी कि इनवीड्स में कुछ QIBs यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए कोटा पहले से ही सेट कर दिया था, और ये सेबी ने चेंज कर दिया था कोटा कि अब दोनों का क्या कोटा रहेगा. सो दैट वाज चेंज टू 75% टू 25%. ठीक है, QIBs का कितना रहेगा 75%, 25% फॉर द नॉन इंस्टीट्यूशन. दैट वाज द चेंज. और देखिए डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चन आ गया, न्यूज बेस्ड क्वेश्चन था डायरेक्टली. इसके बाद इन्होंने कहा आउट ऑफ द पोर्शन रिजर्व्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन एन इनवीट व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज दैट कैन बी एलोकेटेड टू द एंकर इन्वेस्टर्स. तो उसमें से एंकर इन्वेस्टर्स का भी कोटा है, तो बेसिकली कोटा पूछ रहे हैं यहाँ पर. तो दैट इज 33% ऑफ द कोटा वाज रिजर्व्ड फॉर द एंकर इन्वेस्टर्स. अगेन हमारा फोकस उस पर नहीं है कि हमें समझना है क्या क्वेश्चन पूछा था, नहीं. आप ये समझिए कि फाइनेंस करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था, तो व्हाट यू गेट टू नो कि फाइनेंस करंट अफेयर्स मुझे करना है और अच्छे से करना है, सो दैट आई कैन डील विद द फेज 2 एंड फेज 1 एज वेल. ठीक है, आगे देखते हैं. Use of financial data given below and answer the particular question. Now this is something which is related to your accounting and financial ratios. Financial ratios से आपको क्वेश्चन पूछा गया है. This was one of the toughest question in the examination of phase 2, जहां पर आपको एक फाइनेंशियल डेटा हो दिया हुआ है एंड देन आफ्टर दैट आपको क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जैसे कि व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, राइट. इसी तरह से आपको एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट, जहां पर कह रहे हैं डिटरमाइन द टोटल डेट ऑफ द कंपनी, राइट. अब ये क्या है, अगर आपको अकाउंटिंग टर्म्स क्लियर नहीं है, if you are not aware about the balance sheet, if you are not aware about the financial ratios, you will not be able to answer this particular question. यहाँ पर formulas याद होने बहुत जरूरी हैं. So whosoever aspirant was aware of these formulas, they would be able to solve this question. Again, उन्होंने इसको solve कर लिया होगा and that would be a opportunity for them. ठीक है, अगेन आप एक एक्सट्रीम पॉइंट नहीं लेके जाएंगे कि यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही नहीं है. ठीक है, तो ऐसे सरप्राइजेस आपको ना देखने को मिले. और देखिए एक ही तरीके से आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं फ्रॉम द सेम डेटा. ठीक है, एक और ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, टोटल डेट पूछा है आपसे. ठीक है, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द कैलकुलेशन, इंस्टेड वी आर फोकसिंग ऑन व्हाट हैव बीन आस्क्ड. ठीक है, तो अगेन ये अकाउंटिंग और आपके फाइनेंशियल रेशियो से क्वेश्चन पूछा. क्या पूछा, टोटल लाइबिलिटीज पूछ लिया ऑफ द कंपनी. तो वो भी आपको एक ही डेटा बेस पे आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं. So your 6 marks are being allotted in this particular question. ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की भी बात करेंगे. अभी हमारे ऑब्जेक्टिव भी हैं और भी बहुत सारे. ये जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन ये तो मैनेजमेंट से रिलेटेड है. आगे देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली डू वी हैव. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. रीड द पैसेज बिलो एंड गिव द आंसर. सो बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो आपको ये पैसेज पढ़ना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज दैट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो इसमें क्या है, स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है. इससे आपसे पूछा गया है द कमेटी सजेस्ट रिलाइंग सोलली ऑन द CRR. क्या पूछ रहे हैं कि पुरानी एक कमेटी का नाम दिया है इन्होंने. ठीक है, जिसका नाम क्या है, नरिसम कमेटी. नरिसम कमेटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी इन द हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, in the history of banking. ऐसे कुछ कमेटीज के आप जरूर की आउटपुट्स याद करके जाएंगे दैट व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ दीज कमेटीज बीइंग फॉर्म्ड. ठीक है, इन्होंने क्या डिस्कशन करी थी एंड बेस्ड ऑन अगेन दैट इट इज बीइंग प्योरली आस्क्ड. स्टैटिक बेस है. अगर आपको हिस्ट्री पता है बैंकिंग की देन यू वुड बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Which indirect instruments was introduced to manage the liquidity based on the recommendation of the committee? Again committee based question है. They are saying कि कौन सा टूल यूज करना चाहिए जो उन्होंने सजेस्ट किया था कमेटी ने. So that was LAF, liquidity adjustment facility यूज करनी चाहिए in order to manage the money supply in the economy or the banking system. इसी तरह से ये एक क्वेश्चन था. ठीक है, ये क्वेश्चन प्योरली बेस्ड था आउट ऑफ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म. अगेन ये स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी इससे रिलेटेड न्यूज नहीं थी. ठीक है, अब आपको इस व्यू पॉइंट को लेकर कोई एक्सट्रीम व्यू नहीं बनाना है कि मैं सिर्फ स्टैटिक पढ़ के जाऊंगा फॉर फेज 2 और मैं सिर्फ स्टैटिक पढ़ के जाऊंगी फॉर फेज 2. नो, यू विल हैव अ क्लियर बैलेंस कि आप थोड़ा सा फाइनेंस करंट अफेयर करके जाएंगे एंड थोड़ा सा स्टैटिक करके जाएंगे. दोनों की अच्छी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. यहाँ पर पूछ लिया कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को कौन रेगुलेट करता है.
तो यहाँ पर आरबीआई रेगुलेट करता है, अगेन आरबीआई से रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरह से ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में कौन कौन सी चीजें होती हैं, सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और ट्रू रिगार्डिंग ट्रेड्स। तो आप कब सॉल्व कर सकते हैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, जब आपको पता होगा कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म होता क्या है एंड व्हाई इट एग्जिस्ट। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट वॉज नॉट we can say very difficult, many of the students at that point of time were aware of the trades, ठीक है। ये आपके प्लेटफॉर्म का, ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है। हाउ इज द सेटलमेंट ऑफ फंड्स एग्जीक्यूटेड इन द ट्रेड्स, ठीक है। देखिए ट्रेड्स में किस तरह से सेटलमेंट होती है, पेमेंट्स होती है। तो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म होता क्या है, इसमें एमएसएमई यानी कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको कनेक्ट करते हैं विद द बैंकिंग सिस्टम। एंटरप्राइजेस अपने बिल्स सेल करते हैं टू द बैंक्स एंड अगेंस्ट दोस बिल्स द बैंक्स गिव देम मनी इमीडिएटली, ठीक है। तो वो पेमेंट किस तरह से सेटलमेंट होती है, दे आर आस्किंग अबाउट दैट मैकेनिज्म। तो वो रेगुलेटेड, आरबीआई रेगुलेटेड पेमेंट सिस्टम के थ्रू ही होती है। तो यही इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, बहुत सिंपल सा। तो ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस देते हैं वो कि शायद स्टूडेंट थोड़ा वो हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, बट अगेन इफ यू आर क्लियर विद योर स्टैटिक यू वुड बी एबल टू डू दैट। जैम ट्रिनिटी बहुत ही फेमस है, जैम ट्रिनिटी बहुत ही ज्यादा न्यूज़ेस में भी यूज होता है। इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड फ्रॉम यू इन द एग्जामिनेशन इन 2025, ठीक है। तो अगेन ऐसी कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। सीपीआई, देखिए सीपीआई डब्ल्यूपीआई, अगेन ये आपके इन्फ्लेशन चैप्टर का पार्ट है। और इन्होंने क्या पूछा, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा। अगर आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं, व्हाट डज सिनेरियो इंडिकेट वेयर द सीपीआई इज राइजिंग एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स इज फॉलिंग। वो कह रहे हैं सीपीआई राइज कर रहा है बट डब्ल्यूपीआई इज फॉलिंग, व्हाट डज दिस इंडिकेट, ठीक है, क्या कौन सा सिनेरियो है। सो दिस इज अ सिनेरियो वेयर रिटेल इन्फ्लेशन इज राइजिंग एंड द होलसेल इज ड्रॉपिंग, दिस इज डाइवर्जेंस। सिंपल सी इन्होंने सेम चीज को ही इन्होंने सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया, तो वेरी इजी टू बी सॉल्व। टीयर टू, T1, T+2, T+1 settlement cycle which is being mandated by SEBI is primarily associated with which of the following, ठीक है। कौन से फॉलोइंग इशुएंस से रिलेटेड है, T+2 और T+1 जिसमें मैंडेटरी है बाय द सेबी। अगेन मैंने आपको कहा था सेबी से रिलेटेड आप क्वेश्चन जरूर करके जाएंगे, सो दैट इज बोनस इशू इन दिस पर्टिकुलर आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी हमारे मैनेजमेंट के हैं ये क्वेश्चंस। ये देखिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दे आर आस्किंग दैट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, राइट। इन्फ्लेशन विच इज बीइंग ड्रिवन बाय द कॉस्ट, सिंपल। एंड दिस काइंड ऑफ सिंपल क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम यू इन द एग्जामिनेशन। जीरो कूपन बॉन्ड, दिस वाज इन न्यूज, ये न्यूज में था बहुत ज्यादा। वाई, क्योंकि जीरो कूपन बॉन्ड्स में कुछ चेंजेस लेकर आए थे, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन इन्होंने इंस्टेड ऑफ आस्किंग अबाउट द चेंजेस दे हैव आस्क्ड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। ज्यादातर इन्होंने करंट अफेयर बेस्ड स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो दिस वाज द आंसर। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडेक्स फ्यूचर्स इज करेक्ट, तो आपको फ्यूचर इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए। फ्यूचर इंडेक्स आर विच इज रिलेटेड टू योर सेबी। तो सेबी के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इन द कैपिटल मार्केट और इन द मनी मार्केट, वो आपको पता होने चाहिए, उनके रिस्पेक्टिव फीचर्स पता होने चाहिए, देन यू विल बी एबल टू आंसर इट। ये आपको पीवाईपीस मिल जाएंगे, आप इन्हें आराम से तसल्ली से बैठकर पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा इज रिगार्डिंग द रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन ड्राइविंग द इंडियाज इकोनॉमी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, कह रहे हैं व्हाट इज द रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन द इंडियाज इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी में क्या रोल है ऑफ दिस कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द रोल ऑफ कैपिटल मार्केट in order to drive the economy's growth. Outline the major initiative and reforms introduced by SEBI to strengthen and regulate the capital market. कैपिटल मार्केट को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए क्या कौन से इनिशिएटिव सेबी निकाल कर लेकर आया था। सो दीज आर सम ऑफ द वी कैन से इनिशिएटिव्स। तो ये आप पढ़ सकते हैं लास्ट में जाके। एजेंडा इज देखिए सेबी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है। सेबी इज अगेन इज अ रेगुलेटर, आपको अगर उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होंगी यू वुड बी एबल टू आंसर दिस। और क्योंकि कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे किसका, स्टैटिक का और
करंट अफेयर का। अगर आपको ये नहीं पता सेबी ने कौन कौन से इनिशिएटिव निकाले हैं इन द पास्ट, देन व्हाट इज द यूज, यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर इट। तो दोनों को कॉम्बिनेशन बनाकर यू हैव टू राइट द आंसर। आगे देखते हैं, ये सब मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ओके, देन ये आपको 10 मार्कर में पूछा गया था, क्लैरिफाई द की टर्म्स एसोसिएटेड विद द यूनियन बजट। यूनियन बजट से रिलेटेड आपको कुछ की टर्म्स को क्लैरिफाई करना था। And tell, discuss how both monetary and fiscal policy instruments are used to achieve the balance between the fostering economy and the controlling inflation. देखिए monetary policy तो आपको पता है which is being taken care by the RBI, how they take care of the economic growth and how they take care of the inflation. Just like that, how fiscal policy which is being taken by the government, how they are taking the initiatives and we can say some of the steps which are helping again the economic growth and the inflation. तो आपको उन्हीं के ही कुछ हमें क्या करना था, कुछ इनिशिएटिव बताने थे या फिर उनके रोल बताने थे। जैसे कि फिजिकल पॉलिसी में भी आप पब्लिक एक्सपेंडिचर करते हैं, टैक्स पॉलिसी, सब्सिडीज, काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसीज, ठीक है, ये सब कुछ है जिससे वो कंट्रोल करते हैं। देन दिस इज आरबीआई सुपरवाइजिंग एंड रेगुलेटिंग द कंट्रीज फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ आरबीआई इन सुपरवाइजिंग एंड रेगुलेटिंग द कंट्रीज फाइनेंशियल मार्केट। आरबीआई का क्या रोल है इन रेगुलेटिंग द फाइनेंशियल मार्केट। तो अगर आपको पता होगा, अगर आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हैं विद रिगार्ड टू आरबीआई, यू वुड गेट टू नो कि आरबीआई जो है बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है और इसके अलावा वो से मनी मार्केट को भी रेगुलेट करता है, जो कि अगेन इज अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल मार्केट। और वो एफपीआई फॉरेन एक्सचेंज जो आता है उसको भी रेगुलेट करता है, एफडीआई को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। दे डू इट बाय ऑन साइट ऑफ साइट रेगुलेशंस और पीसीए फ्रेमवर्क, ठीक है। सो ये अगर आपको पता होंगे उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल बी एबल टू राइट इट। देन आइडेंटिफाई द रिस्क एंड द पोटेंशियल चैलेंजेस लिंक टू अडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि आरबीआई ने क्या निकाला था, फ्री एआई निकाला था। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग डायरेक्टली अबाउट द फ्री एआई, दे आस्क्ड अबाउट द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है इन द फाइनेंशियल सेक्टर। इसमें आपको बेसिकली फ्री एआई के बारे में ही डिस्कशन करना था, बट दे हैव इनडायरेक्टली आस्क्ड यू द क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आप फ्री एआई के बारे में भी डिस्कस कर सकते थे, ठीक है, कि ये जो है पर्टिकुलर फ्रेमवर्क आरबीआई ने निकाला है और यू कैन डिस्कस सम ऑफ द चैलेंजेस एंड द बेनिफिट ऑफ द सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू द फाइनेंशियल सेक्टर। दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन। इससे आपको क्या इनपुट मिलता है, आपको ये इनपुट मिलता है कि मैम हमें स्टैटिक और करंट अफेयर का, फाइनेंस करंट अफेयर का एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना के जाना है, सो दैट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस बोथ द डिस्क्रिप्टिव एंड द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन भी हम अच्छे से कर पाए, दैट इज आवर एजेंडा, ठीक है। एंड कभी भी आप एक एक्सट्रीम वे नहीं लेंगे दैट आई विल ओनली कवर द स्टैटिक पोर्शन और आई विल ओनली कवर द फाइनेंस करंट अफेयर। अ गुड कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज क्लियर। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फाइनेंस करंट अफेयर जब आप कोई भी न्यूज पढ़ रहे हैं, ट्राई टू लुक एट द बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड और उसका पूरा कंसेप्ट पढ़िए कि व्हाट एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर न्यूज इज। उसका कोई भी कॉन्सेप्ट है वो आप पढ़ के जाएंगे, दैट विल ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो आई होप दिस particular session of PYP is useful for all of you. Goodbye everyone. Take care of yourself and best of luck for your preparation.